वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो नर्सिंग नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज के नर्सिंग फाउंडेशन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इज सीपीआर, है ना। तो सीपीआर का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। डेट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? टू रीस्टार्ट। तो जब किसी प्रोसेस को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिससिटेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बीएलएस के बारे में, डेट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब दो तरह का लाइफ सपोर्ट होता है, एक होता है एसीएलएस और एक होता है बीएलएस। तो एसीएलएस का फुल फॉर्म होता है एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। क्या होता है? एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट, है ना। तो ये होता है फुल फॉर्म हमारा एसीएलएस का। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली कि बीएलएस और एसीएलएस में क्या फ़र्क है। तो बीएलएस जो होता है वो कोई भी पर्सन कर सकता है ना, हम आप कोई भी, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बीएलएस होता है। लेकिन एसीएलएस का मतलब क्या होता है कि ये ट्रेंड फिजिशियन ही करते हैं ना, फिर ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं वही करते हैं। तो जो भी ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होता है वो एसीएलएस को परफॉर्म करता है। ये जनरली सीपीआर कहाँ सॉरी एसीएलएस कहाँ यूज किया जाता है? तो एसीएलएस यूज किया जाता है जनरली कहाँ पे? तो ये हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, है ना। ये हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं एसीएलएस, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस बीएलएस के बारे में और एसीएलएस के बारे में, ठीक है। इसमें दवाओं का भी यूज किया जाता है। तो सीपीआर क्या होता है अब हम लोग देख लेते हैं। तो व्हाट इज सीपीआर? तो सीपीआर क्या है? एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट इज डन व्हेन एन इंडिविजुअल्स हार्ट एंड ब्रीदिंग हैज स्टॉप। तो ये क्या है? इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। क्या है? इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस है। कब किया जाता है? दैट इज डन व्हेन एन इंडिविजुअल्स हार्ट एंड ब्रीदिंग हैज स्टॉप। तो यानी दोनों स्टॉप होना चाहिए, यानी सिर्फ हार्ट रुके तो उससे काम नहीं चलेगा, हार्ट एंड ब्रीदिंग दोनों भी स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं क्या। इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव। तो ये क्या करता है? हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वाइटल्स ऑर्गन्स को, है ना। वाइटल ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? हमारा लीवर आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा, किडनी आ जाएगा और लंग्स हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3। इट विल प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग बायोलॉजिकली डेड। ये क्या करता है? बचाता है, प्रिवेंट करता है। बायोलॉजिकली डेड से हमारे क्या करेगा? उसको क्या करेगा? बचाएगा। जैसे कि सेलुलर डेथ या फिर एक्चुअल डेथ, ये डेथ नहीं होने देता है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है? क्लिनिकली डेड पेशेंट या फिर हार्ट या लंग हैज स्टॉप। तो क्लिनिकली डेड पेशेंट उनको बोलते हैं जिनका हार्ट या फिर लंग स्टॉप हो चुका है। बिकम्स बायोलॉजिकल डेड इन 4 to 6 मिनट। तो आगे चलकर वो कितने देर में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो 4 से 6 मिनट में क्या हो जाएगा? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स। तो जिस भी पेशेंट का हार्ट एंड लंग स्टॉप हो चुका है वो बायोलॉजिकल डेड कितने देर में हो जाता है? तो 4 से 6 मिनट में बायोलॉजिकल डेड हो जाता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स। तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई काम नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं डेट इज इंडिकेशंस ऑफ सीपीआर के बारे में। तो इंडिकेशन ऑफ सीपीआर क्या क्या होता है? यानी कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, यानी कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है तो उस केस में हम लोग सीपीआर देते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। हार्ट अटैक ड्यू टू एमआई। एमआई का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये क्या होता है? कि जब हमारे सेल्स को जो है हार्ट सेल्स होते हैं उनको कम ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस के कारण क्या हो जाता है? पेन होने लगता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, डेट इज सीएडी, डेट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी जो आर्टरी होता है वो क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी वो सभी आर्टरी होते हैं जो कि हमारे हार्ट को क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी में ही अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उस केस में ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा हार्ट को। तो उस केस में भी क्या हो सकता है? हमारा सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी ईसीजी में क्या हो रहा है? पल्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो ईसीजी है वो क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। तो फ्लैट में भी क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं। अगला हमारा ए सिस्टोल। तो ए सिस्टोल जब सिस्टोल नहीं हो रहा है यानी
सिस्टोल और डायस्टोल होता है। तो जब सिस्टोल कब कहते हैं, जब हमारा जो है आर्टरियम जो है ना, आर्टरियम जो है वो हमारा क्या कर रहा है, पंप नहीं कर रहा है। जब आर्टरियम पंप नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, है ना। ये सिस्टोल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर फिब्रिलेशन, है ना। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और फिब्रिलेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे एमएसएन के पार्ट में, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो इन सभी चीजों में हम लोग सीपीआर का इंडिकेशंस होता है, सीपीआर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या हमारा, रेस्पिरेटरी कॉज। रेस्पिरेटरी कॉज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपीआर देते हैं। कब कब देते हैं, तो ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग के केस में देते हैं, ठीक है। अगला हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन बॉडी। तो हमारा जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी ट्रैकिया का जो रास्ता है वो रुक जाए, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, ठीक है। ड्रग रिएक्शन के भी केस में दे सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन से जो है, हेमोग्लोबिन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है तो ये क्या बनाता है हमारा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है ना। तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब बनता है तो उस केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है। तो उस केस में भी हम लोग को सीपीआर की जरूरत पड़ती है। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो है उस पर्सन को सीपीआर की जरूरत है ना। तो असेसमेंट कैसे करते हैं, असेसमेंट ऑफ सीपीआर, असेसमेंट ऑफ गिविंग सीपीआर। तो सीपीआर कब देंगे हम लोग, है ना, उस पेशेंट को, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उस पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। 3 क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो 3 क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट है हमारा एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग नहीं होगा, एब्सेंस हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो जब ब्रीदिंग नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपनिया। तो अगर वो पर्सन क्या है, सांस नहीं ले रहा है, जब सांस नहीं लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपनिया बोलते हैं। तो एपनिया होना चाहिए। उसके बाद कैरोटिड पल्स, तो कैरोटिड पल्स एब्सेंट होना चाहिए, है ना। तो कैरोटिड पल्स भी एब्सेंट होना चाहिए। तो कैरोटिड पल्स कहाँ नापते हैं हम लोग, गर्दन के पास नापते हैं। तो सीपीआर के समय कौन सा पल्स लेते हैं ये जरूर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीपीआर में हमारा जो है कैरोटिड पल्स नापते हैं। कौन सा पल्स नापते हैं, कैरोटिड पल्स, ठीक है। और तीसरा हमारा क्राइटेरिया क्या है, डायलेटेड पुपिल। तो डायलेटेड पुपिल का मतलब क्या है कि पुपिल जो होता है जनरली क्या रहता है, कंस्ट्रिक्ट रखता है। जो जिंदा पर्सन होता है वो कंस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन जो पर्सन जो है बायोलॉजिकली डेड हो जाता है तो क्या हो जाता है, या फिर उसको अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पुपिल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है ना। तो ये 3 ऐसे कार्डिनल साइन होते हैं, ये बताते हैं क्या कि कार्डियक अरेस्ट हो चुका है ना, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। यानी ये कार्डिनल साइन होते हैं किसके, कार्डियक अरेस्ट के। टिपिकल साइन भी इसको बोलते हैं। अगर ये तीनों चीज पाया जा रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर देते हैं। अदर सिम्टम्स में क्या कहा जाएगा, अनकॉन्शियसनेस होना चाहिए, साइनोसिस होना चाहिए, फिट्स होना चाहिए और कूल स्किन होना चाहिए। अगर स्किन का भी टेम्परेचर जो है वो डाउन है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर देते हैं, ठीक है। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश ऑफ स्किन। अगर स्किन का कलर क्या हो जाए, ब्लूइश होने लगे, है ना, ब्लूइश कलर, तो उस केस में भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस। फिट्स का मतलब क्या हो गया, फिट्स का मतलब यहाँ पे मिर्गी, है ना, मिर्गी। तो अगर मिर्गी भी आ रहा है किसी को तो उस केस में भी हम लोग सीपीआर दे सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं, डेट इज सीपीआर का गाइडलाइन। कैसा क्या क्या ये गाइडलाइन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना। ये किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो नंबरिंग में भी आता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो सीपीआर का गाइडलाइन देखेंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एएचए के अकॉर्डिंग जो है क्या गाइडलाइन होता है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे, जरूर से आप लोग इसका एक नोट्स बना लेंगे। और नोट्स को पाने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अटैच है। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग नॉलेज हब के टेलीग्राम को, और वहां से आप लोगों को नोट्स ये सारी चीजें मिल जाएगी। देख लेते हैं सीपीआर गाइडलाइन किसके थ्रू, तो डेट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ये कब है, 2020 में, है ना। देख लेते हैं क्या लेटेस्ट गाइडलाइन है ये सब। तो सीपीआर गाइडलाइन फॉर एडल्ट पेशेंट आउटसाइड हॉस्पिटल, है ना। तो ये आउटसाइड हॉस्पिटल के लिए क्या गाइडलाइन होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड हॉस्पिटल है तो यहाँ पे कौन सा होगा, डेट इज
BLS करते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर रहेगा तब उस केस में ACLS करते हैं, यानी एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट, है ना। देख लेते हैं, ये चेन ऑफ सर्वाइवल होता है, ठीक है, इसको हम लोग चेन ऑफ सर्वाइवल भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चेन ऑफ सर्वाइवल, है ना। देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इमरजेंसी एक्टिवेट रिस्पांस में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, जैसे कॉल लगाएंगे 911 को, या फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, ठीक है, किसी को पास बुलाएंगे कि देखिए इनको क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। एक्टिवेट, इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि हाई क्वालिटी CPR देंगे। तो जब एक्टिविटी जो इमरजेंसी रिस्पांस कोड है उसको जब हम लोग एक्टिवेट कर दिए, यानी एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, आसपास के लोगों को हम लोग बुला लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हाई क्वालिटी CPR देते हैं, ठीक है। अब हाई क्वालिटी CPR देने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर होता है, तो बहुत जगह डिफिब्रिलेटर आजकल यूज किया जाता है, तो डिफिब्रिलेटर भी देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एडवांस रिससिटेशन करते हैं। उसके बाद पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, तो कार्डियक अरेस्ट के बाद क्या करेंगे, केयर देंगे। उसके बाद रिकवरी देंगे। तो ये है जो हमारा साइकिल है, ठीक है, चेन ऑफ सर्वाइवल है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या किए, एक्टिवेट किए इमरजेंसी रिस्पांस को, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी CPR दिए, उसके बाद डिफिब्रिलेटर का यूज किए, उसके बाद एडवांस रिससिटेशन किए, उसके बाद पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, उसके बाद रिकवरी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ CPR। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि कैसे हम लोग CPR देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस गए और CPR फटाफट अपना स्टार्ट कर दिए, है ना, ऐसे नहीं करना है। पहले कुछ उसके गाइडलाइंस होते हैं, उसको फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है, CPR का सीक्वेंस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, और उसके बाद CPR देना है ना। बस ज़्यादा काबिल नहीं बनना है इन सब चीज़ों पे कि बस गए और दे के आ गए, दैट आई एम नोइंग एवरीथिंग, है ना, इस टाइप से नहीं करना है। आगे अब हम लोग देखते हैं दैट इज सीक्वेंस ऑफ CPR में। फर्स्ट हमारा क्या है, वेरीफाई द सीन सेफ्टी। तो सीन सेफ्टी को वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पे सेफ है कि नहीं, है ना, सेफ है कि नहीं। ये चीज़ हमारा सबसे प्राइमरी है कि अगर सेफ नहीं है सरफेस, तो उसको हम लोग, जो पेशेंट होता है या फिर जो विक्टिम होता है, उसको हम लोग सेफ पोजीशन में लेके आते हैं, है ना। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक रिस्पॉन्सिवनेस बाय टैपिंग एट द शोल्डर। तो हम लोग उसका करेंगे, उससे पूछेंगे भाई आप ठीक हो, भाई आप ठीक हो, उसके कंधे पर पूछेंगे, गाल पे टच करेंगे और पूछेंगे कि भैया आप ठीक हैं, या फिर दीदी आप ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं, हेलो भैया कुछ बोलिए। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, उसको पूछेंगे, रिस्पॉन्स पूछते हैं कि भैया आप कैसे हैं, ठीक है, टैपिंग एट द शोल्डर, आर यू ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग क्या करेंगे, नियर बाय शाउट फॉर नियर बाय हेल्प। तो आस-पास के लोगों को हम लोग क्या करेंगे, उसमें बुलाएँगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बाय मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस से क्या करेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इसमें हम लोग, मैं बताया हूँ कि क्या करेंगे, कॉल करते हैं 102 पे या फिर 911 पे, है ना, पुलिस को बुलाएँगे या फिर 102 पे एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और इमरजेंसी इक्विपमेंट को क्या करते हैं, लेके आएँगे, ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे पल्स को। पल्स को क्या करते हैं, चेक करेंगे। कितने देर के लिए चेक करते हैं, तो 5 से 10 सेकंड के लिए कहते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 से 10 सेकंड के लिए करते हैं। ब्रीदिंग साइमल्टेनियसली, ब्रीदिंग कितने देर के लिए करते हैं, तो 7.5 सेकंड के लिए करते हैं। ये सारा डाटा हमारा सेकंड्स में है, ठीक है। ब्रीदिंग भी चेक करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन पल्स ज़रूर पूछा जाता है। पल्स कितना, 5 से 10 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड। और यहाँ पे कौन-सा पल्स, तो कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। क्या है, चेक करेंगे पल्स। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रीदिंग साइमल्टेनियसली फॉर 5 टू 10 सेकंड, है ना। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। पल्स में कौन-सा करेंगे, कैरोटिड करेंगे, और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में क्या करेंगे, लुक करेंगे, लिसन करेंगे और फील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट CPR बाय CAB फॉर्मूला। तो CPR जो होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे, CAB फॉर्मूला से, दैट इज कंप्रेशन, उसके बाद एयरवे, उसके बाद ब्रीदिंग, है ना। CAB पहले क्या था, 2010 से पहले था कौन सा, दैट इज ABC था, है ना। एयरवे, उसके बाद ब्रीदिंग, उसके बाद कंप्रेशन था। लेकिन अब क्या है, CAB फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो हम लोग को CAB ज़्यादा ध्यान देना है। तो CAB के लिए क्या हो जाएगा, तो CAB देख लेते हैं हम लोग, CAB क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग CAB में फुल फॉर्म देखते हैं, कंप्रेशन, एयरवे, उसके बाद ब्रीदिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करते हैं,
सीएबी में कंप्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एयरवे, उसके बाद ब्रीदिंग, ठीक है। और 2010 से पहले का क्या गाइडलाइन था कि एबीसी करते थे, ठीक है ना, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। अब नया गाइडलाइन क्या है, सीएबी, दैट इज कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। यहाँ पे सर्कुलेशन का कोई रोल नहीं है। अब जो हमारा इन हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में सीएबीडी अब करते हैं, सीएबीडी यानी कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डी, दैट इज डी से हो जाएगा क्या, डिफिब्रिलेटर या फिर डिफिनिटिव ट्रीटमेंट, है ना। सी, अब हम लोग देखते हैं सीएबी फार्मूला। तो सीएबी फार्मूला दैट इज कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग फार्मूला, है ना। तो कंप्रेशन कैसे करते हैं और क्या क्या पोजीशन देते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्रेशन में पोजीशन कौन सा रहेगा, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देते हैं। अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सुपाइन विथ एलिवेटेड राइट फ्लैंक एरिया, हम लोग क्या करेंगे, फ्लैंक एरिया को क्या करेंगे, एलिवेट कर देते हैं, है ना। सरफेस क्या रहेगा, फर्म एंड फ्लैट, सरफेस कैसा रहेगा, फर्म और फ्लैट रहेगा, और सीपीआर बोर्ड रहेगा तो और अच्छा रहता है, ठीक है। कंप्रेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो पुश हार्ड एंड फास्ट, तो जल्दी जल्दी करना और तेजी से करना है, ठीक है। अलाउ कंप्लीट रिकॉइल एंड कंप्रेशन, तो रिकॉइल जो हमारा कंप्लीट होना चाहिए और कंप्रेशन होना चाहिए फास्ट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा तो कंप्रेशन में, तो जो हम लोग चेक करते हैं दैट इज कैरोटिड पल्स, तो हॉस्पिटल्स के अंदर है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एपिकल पल्स चेक करते हैं ना, बाय स्टेथोस्कोप। तो अगर यही एक इन नोट में लिखा हुआ है बॉक्स बनाकर कि नोट इफ कार्डियक अरेस्ट इन हॉस्पिटल, तो कार्डियक अरेस्ट अगर हॉस्पिटल में हो रहा है तो चेक हम लोग कौन सा पल्स करते हैं, एपिकल पल्स करते हैं, है ना। और एपिकल पल्स जो होता है हम लोग चेक करते हैं किसके द्वारा चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। आगे अपन लोग बढ़ते हैं, डेट इज एक बहुत अच्छा बॉक्स बनाया हुआ है ना। तो चाहे एडल्ट्स के लिए, चाइल्ड के लिए और इन्फेंट के लिए अलग अलग कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं चाइल्ड और एडल्ट और इन्फेंट के लिए। तो पल्स, तो फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया आता है वो पल्स आता है। तो पल्स जो होता है एडल्ट के लिए, एडल्ट में हम लोग चेक करते हैं दैट इज कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, हमेशा कौन सा करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, ठीक है। और चाइल्ड में हम लोग क्या चेक करते हैं, तो कैरोटिड पल्स और सेकंड ऑप्शन फेमोरल पल्स। तो चाइल्ड में हमारा क्या हो जाएगा, फेमोरल पल्स, ठीक है। और इन्फेंट में हम लोग चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स, ठीक है, ब्रेकियल पल्स। तो अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो एडल्ट्स में हम लोग को याद रखना है कैरोटिड, चाइल्ड के केस में फेमोरल याद रखेंगे और इन्फेंट के केस में ब्रेकियल याद रखते हैं, है ना। तो जिसको जिसको मैं घेरा बनाया हूँ उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। कंप्रेशन मेथड होता है, तो कंप्रेशन मेथड कैसे कैसे हम लोग कंप्रेस करेंगे, तो एडल्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, दो हैंड से करते हैं। और दो हैंड में तो जो डोमिनेंट हैंड होता है ना, डोमिनेंट, जैसे कोई आदमी राइटी और लेफ्टी दोनों होता है, तो राइटी है तो राइट हैंड नीचे रहेगा, है ना। डोमिनेंट हैंड जो रहता है वो क्या रहता है, बिलो रहेगा। तो इसमें मैं बता दूं ये गाइडलाइन क्या है कि जो हमारा डोमिनेंट हैंड रहता है वो हमेशा नीचे रहता है और नॉन डोमिनेंट हैंड हमेशा ऊपर रहता है। तो राइट हैंड, मान लीजिए कोई पर्सन राइटी है, तो राइटी है तो वो उसका राइट हैंड नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, और कोई पर्सन लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा और राइट हैंड क्या रहता है, ऊपर रहता है। चाइल्ड में क्या करते हैं हम लोग, वन हैंड देते हैं, और इन्फेंट में दो तरीके से देते हैं। टू फिंगर में क्या करते हैं हम लोग, टू फिंगर टेस्ट। तो टू फिंगर टेस्ट जो होता है डेट इज इंडेक्स और मिडिल फिंगर से हम लोग देते हैं, और इसका हमने वीडियो भी बनाया है डेट इज चाइल्ड में, तो चाइल्ड में आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और दो थंब जो होता है वो हम लोग दोनों में एक एक रेस्क्यूअर की जरूरत पड़ती है ना। देख लेते हैं अब आगे। तो डू टू फिंगर और टू थंब ये जनरली होता है हमारा क्या, दोनों में एक एक रेस्क्यूअर की जरूरत पड़ती है। तो कंप्रेशन मेथड हो गया। अब डेप्थ देख लेते हैं, तो यानी कितने इंच जो हम लोग क्या करेंगे, दबाते हैं। तो इंच में अगर देखा जाए तो इंच जो होता है वो कितना होता है, 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच जनरली हम लोग एडल्ट्स में प्रेस करते हैं, दबाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चाइल्ड में कितना करेंगे, 1 इंच करते हैं, और इन्फेंट में 1.5 इंच करते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं रेट। रेट क्या होता है, तो 100 से 120 पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम लोग 100 से 120 बार क्या करेंगे, दबाएंगे। उसके बाद सेकंड है, चाइल्ड में भी हम लोग क्या करते हैं 100 से 120, और यानी इसका वैल्यू तीनों में क्या है, बराबर है, डेट इज एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट तीनों में 120, ठीक है, 100 से 120।
अब एक लैंडमार्क पे भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहाँ पे प्रेस करते हैं, है ना? तो एडल्ट्स में कहाँ पे प्रेस करते हैं? सेंटर ऑफ चेस्ट में इन लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है? लोअर हाफ स्टर्नम। तो ये क्या हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एडल्ट्स में कहाँ पे प्रेस करते हैं? तो सेंटर ऑफ चेस्ट में प्रेस करेंगे, ठीक है? और लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे, ठीक है? अगला क्या है? दैट इज सेंटर ऑफ चेस्ट इन बिटवीन निप्पल लाइन। तो ये निप्पल लाइन पे भी क्या करते हैं? सेंटर ऑफ चेस्ट पे निप्पल लाइन पे करते हैं। उसके बाद जस्ट बिलो निप्पल लाइन, और इसमें क्या करेंगे? जस्ट बिलो निप्पल लाइन पे क्या करेंगे? इन्फेंट्स में करते हैं, है ना? अब देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, तो एम्बू बैग एंड ईटी ट्यूब, ये भी हम लोग को क्या करना है? साथ में रखना है, एम्बू बैग और ईटी ट्यूब, ठीक है? और हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट रिकवरी, ठीक है? ये देखेंगे आगे हम लोग क्या होता है। ये एयरवे मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, ठीक है? तो देख लेंगे एयर में कंप्रेशन ये था, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था कंप्रेशन के बारे में। आगे अब हम लोग चलते हैं दैट इज एयरवे के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे एयर के बारे में। तो एयरवे में फर्स्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर 30 कंप्रेशन ओपन द पेशेंट एयरवे। तो 30 कंप्रेशन के बाद क्या करना है? पेशेंट का जो एयरवे है उसको क्या करना है हम लोग को? ओपन करना है, ठीक है? कैसे ओपन करना है ये हम लोग देखते हैं मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? हेड को टिल्ट करेंगे और चिन को क्या करेंगे? लिफ्ट करते हैं, ठीक है? तो हेड को क्या करेंगे? टिल्ट करेंगे, ठीक है? तो हेड को टिल्ट किए और चिन को क्या किए? लिफ्ट किए, यानी चिन को क्या किए? उठाए। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एयरवे या फिर एम्बू बैग का क्या करते हैं? सॉरी, इसमें हम लोग एयरवे को क्या करते हैं? सीधा रखते हैं, ठीक है? और एक क्या है? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, ये क्या होता है देख लेते हैं। इफ द पेशेंट हैज नेक हेड नेक एंड स्पाइनल सर्जरी, तो जॉ थ्रस्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जॉ थ्रस्ट क्या होगा? इसका मुंह खोलेंगे और मुंह को सिर्फ चौड़ा करेंगे, है ना? तो ये होता है हमारा जॉ। इसके जो हेड होता है या फिर जो हमारा नेक होता है इसको हम लोग मूव नहीं करते हैं, इसको हम लोग सपोर्ट दे के रखेंगे, डू नॉट मूव। इसको हम लोग का क्या करना है? मूव नहीं करना है ना? तो आप लोग देख रहे होंगे अगर नॉर्मल है यानी उसको कोई इंजरी वगैरह नहीं है, दैट इज हेड और नेक का कोई इंजरी नहीं है, तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड करते हैं, ठीक है? और अगर उसको नेक और स्पाइनल इंजरी है, हेड इंजरी है, तो उस केस में हम लोग जॉ थ्रस्ट करते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे चीज सीपीआर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? गॉर्डल्स एयरवे का यूज करते हैं। ये क्या था? आर्टिफिशियल ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है, ठीक है? ये अगर हो तो यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जनरली मिलता है, नहीं तो सभी जगह मिलता भी नहीं है, ठीक है? ये देख लेते हैं दैट इज पॉइंट नंबर 3, यूज हुक्ड इंसेक्ट और मिडिल फिंगर टू वाइप आउट ओरल सिक्रीशंस, है ना? तो या तो अंगूठे से, ठीक है, और नहीं तो मिडिल फिंगर से हुक की टाइप बना के जो भी ओरल सिक्रीशंस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं, है ना? अब आ जाते हैं ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग क्या है देख लेते हैं, ब्रीदिंग को हम लोग को कैसे करना है, ठीक है? तो ब्रीदिंग में क्या है? हम लोग सबसे पहले क्या देखे? कंप्रेशन देखे, कहाँ कितने देर तक करना है, कैसे-कैसे क्या करना है, उसके बाद एयरवे देख लिया, उसके बाद ब्रीदिंग देखने जा रहे हैं, है ना? दैट इज़ सीएबी। तो डिलीवरी माउथ टू माउथ, अब ब्रीदिंग क्या करेंगे? माउथ से माउथ दे सकते हैं, माउथ टू नोज़ देते हैं या फिर माउथ टू स्टोमा देते हैं, है ना? विथ एम्बू बैग, ठीक है? तो एम्बू बैग से कितना परसेंट ऑक्सीजन डिलीवरी होता है? तो 21% डिलीवरी होता है। किससे? एम्बू बैग से, या फिर एम्बू बैग रहेगा तो एम्बू बैग से देते हैं, ठीक है? तो माउथ टू माउथ देंगे, माउथ टू नोज देंगे या फिर माउथ टू स्टोमा देते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है? 16% ऑक्सीजन जो है डिलीवर्ड किया जाता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है? वेंटिलेशन रेट। तो वेंटिलेशन रेट कितना होना चाहिए? 10 वेंटिलेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना? 10 बार, ठीक है? आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, ईच रेस्क्यू बाथ शुड बी डिलीवर्ड आफ्टर एवरी 6 सेकंड। तो हर एक रेस्क्यू ब्रेथ कब देना है? 6 सेकंड के बाद। तो 6 सेकंड के बाद या तो हमको माउथ से माउथ देना है, नहीं तो माउथ से नोज देना है, नहीं तो स्टोमा के थ्रू क्या देना है हमको? एम्बू बैग में देना है, ठीक है? एम्बू बैग से भी दे सकते हैं। ईच रेस्क्यू ब्रेथ शुड बी डिलीवर्ड ओवर 1 सेकंड विथ विजिबल चेस्ट राइज। तो 1 सेकंड से ज़्यादा तक देना है, ठीक है? और देखना है कि उसका चेस्ट जो है वो रेज हो रहा है कि नहीं, चेस्ट रेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दे रहे हैं और चेस्ट रेज ही नहीं हो रहा है। तो चेस्ट रेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का ब्रीदिंग इफेक्टिव नहीं है, ब्रीदिंग हम लोग अच्छे से
नहीं दे रहे हैं। उसके बाद कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, कितने कंप्रेशन पे कितना वेंटिलेशन देना है विदाउट एडवांस एयरवे, ठीक है। तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो यो तो बहुत पूछता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो अगर रेस्क्यूअर 1 है, एक रेस्क्यूअर है, तो इसमें देंगे 30:2 रेशियो, ठीक है। और चाइल्ड और इन्फेंट में भी हम लोग देंगे 30:2 रेशियो, ठीक है। और रेस्क्यूअर अगर 2 है तो एडल्ट्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चाइल्ड में चेंज होगा, डेट इज 15:2 रेशियो। तो याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि अगर 2 रेस्क्यूअर है, ठीक है, 2 रेस्क्यूअर है, तो इस केस में क्या होगा, चाइल्ड का जो है रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेट इज 15:2 हो जाएगा। बाकी और कुछ इसमें याद नहीं रखना है। बाकी सारी चीज में क्या है, नॉर्मल है, डेट इज 30:2, 30:2 रेशियो हमेशा याद रखना है। यानी 30 कंप्रेशन देंगे, उसके बाद 2 ब्रेथ देते हैं, ठीक है, 2 वेंटिलेशन देंगे, है ना। तो 30 ब्रेथ देने पे हम लोग क्या करते हैं, 2 वेंटिलेशन देते हैं। तो एडल्ट्स और इन्फेंट में 1 रेस्क्यूअर में तो ठीक है 30:2 है, लेकिन 2 रेस्क्यूअर है तो एडल्ट्स में 30:2 हो जाएगा और चाइल्ड में क्या हो जाएगा, 15:2 हो जाएगा, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, 2 रेस्क्यूअर स्विच देयर रोल्स। तो कब-कब 2 रेस्क्यूअर अगर है तो कब कैसे स्विच करेगा रोल्स को, हम लोग देख लेते हैं कब-कब कैसे-कैसे काम करेंगे। तो एडल्ट्स में क्या करेंगे, 5 साइकिल पर मिनट पर 2 मिनट्स पे, ठीक है। तो 5 साइकिल पर 2 मिनट्स पे क्या करेंगे, वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और चाइल्ड्स में क्या होता है या फिर इन्फेंट्स में 10 साइकिल पे होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसका नोट्स मैं दे दूंगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बाय मोबाइल डिवाइस। तो इसमें क्या करेंगे, फोन है तो फोन से क्या करेंगे, एडल्ट को कॉल करते हैं किसी के, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सीपीआर हम लोग दे देंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है देख लेते हैं, 5 साइकिल सीपीआर देते हैं, 5 साइकिल सीपीआर देंगे इन्फेंट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फोन करेंगे, है ना। तो ये हमारा एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फोन करेंगे, उसके बाद किसी एडल्ट को बुलाएंगे, उसके बाद सीपीआर देंगे। लेकिन इन्फेंट में क्या करते हैं, पहले 5 साइकिल सीपीआर दे देंगे, उसके बाद चाइल्ड या इन्फेंट किसको देंगे, चाइल्ड या इन्फेंट को देंगे, उसके बाद फोन करते हैं, है ना। चाइल्ड केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें स्टार मार्क लगा हुआ देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, साइंस ऑफ रीस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि जो पर्सन है वो हमारा रिकवर हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो स्ट्रगलिंग मूवमेंट, अगर वो पेशेंट मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बॉडी कलर, मान लीजिए पहले क्या था, साइनोसिस था, ठीक है। अब धीरे धीरे साइनोसिस हटते जा रहा था। साइनोसिस जब हटते जा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है हमारा जो इफेक्टिव काम कर रहा है ना, यानी जो हम लोग सीपीआर दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पल्स, रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग पल्स, पल्स जो था पहले धीमा था, लेकिन अब क्या है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ये भी एक साइन है कि हमारा सीपीआर क्या है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद रिटर्न ऑफ सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज इंक्रीज्ड, डेट इज पीई पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडोट्रैकियल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन, अगर ये प्रेशर ज्यादा है 40 mm से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा एक्टिवेट जो होता है, मतलब जो क्या है, ये अच्छा साइन है कि वेंटिलेशन जो हमारा रिस्टोर हो चुका है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, डेट इज FBAO यानी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा मैनूवर देते हैं। तो एब्डोमिनल या फिर चाइल्ड या फिर कोई भी पेशेंट हो या फिर किसी भी तरह का पेशेंट हो, या तो वो एडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो, तो उसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं, डेट इज हेमलिच मैनूवर। तो कौन सा मैनूवर देते हैं, हेमलिच मैनूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिब केज के नीचे हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं और उस पेशेंट को बोलते हैं कि खांसी है। तो इससे क्या होता है, जो भी इसके मुंह में फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है ना, बाहर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज हेमलिच मैनूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट। इसमें क्या करते हैं, इस ये कैसे देते हैं हम लोग देख लेते हैं। स्टैंड बिहाइंड विक्टिम, विक्टिम के पीछे हम लोग क्या होंगे, खड़े होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेस आर्म अराउंड द पेशेंट वेस्ट। तो कमर के नीचे उसको क्या करेंगे हम लोग, अपना जो बाँ है उसको क्या करेंगे, फैलाएंगे। उसके बाद मेक फिस्ट, फिस्ट कहाँ पे करते हैं हम लोग, फिस्ट बनाएंगे, दोनों हाथ को जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों थंब को जोड़कर फिंगर को जो है आपस में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, अम्बिलिकस एंड
जिफॉइड प्रोसेस, यानी उसका जो नाभि है उसके और जिफॉइड के बीच में। उसके बाद डिलीवर 5 इनवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट, तो 5 इनवर्ड और अपवर्ड थ्रस्ट हम लोग देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी रिमूव बाय रेसिडुअल वॉल्यूम, तो फॉरेन बॉडी जो होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम के थ्रू क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है। एडवांस प्रेगनेंसी और ओबेस पेशेंट, अगर ओबेस पेशेंट है या फिर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, चेस्ट थ्रस्ट मैनुअर देते हैं। चेस्ट थ्रस्ट मैनुअर क्या देते हैं, तो ये मान लीजिए ओबेस पेशेंट है तो उसके चेस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, टैप करते हैं ना, चेस्ट पे जब टैप करेंगे थपथपाएंगे तो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होता है देख लेते हैं स्टेप। स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, तो जो विक्टिम है उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। प्लेस आर्म अंडर द एक्जिला एंड हैंड्स एट सेंट्रल चेस्ट, तो सेंट्रल चेस्ट पे क्या करेंगे, प्लेस आर्म करते हैं, यानी आर्म को हम लोग क्या करेंगे, उसके हैंड पे रखेंगे, एक्जिला पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए हैंड रखा हुआ है ना, तो यहाँ एक्जिला पे हैंड रखा हुआ है। उसके बाद जो हम अगला जो हमारा एक हाथ है उसको हम लोग सेंट्रल चेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद डिलीवर 5 इनवर्ड चेस्ट थ्रस्ट, उसके बाद चेस्ट थ्रस्ट को हम लोग क्या करेंगे, 5 बार देते हैं। ठीक है। इन्फेंट में हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, तो बैक एंड स्लैप, तो पीछे मुड़ आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट मैनूवर देते हैं। देख लीजिए ये फिगर, तो पीछे मुड़ आए, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट मैनूवर दे रहे हैं, इसको दबाएंगे, है ना। स्टेप्स क्या है, प्लेस द इन्फेंट ओवर आर्म विथ होल्डिंग जॉ, होल्डिंग जॉ, तो जॉ को क्या करेंगे, होल्ड करके रखते हैं, है ना। एंड हेड लोअर देन फीट, हेड क्या करेंगे, ये जो माथा वो क्या करेंगे, नीचे रखेंगे फीट से, है ना। ठीक है। उसके बाद डिलीवर 5 बैक स्लैप, बैक स्लैप को 5 बार देते हैं। उसके बाद टर्न द इन्फेंट, टर्न करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीवर 5 चेस्ट थ्रस्ट बाय 2 फिंगर, उसके बाद इस पे ये जो बच्चा है इसको पलट देंगे। ठीक है। और उसके बाद 2 फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे। ठीक है। में इतना ही। ठीक है। तो सीपीआर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, और इसके नोट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे कि चैनल डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उसको आप लोग जाकर ज्वाइन करेंगे। सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। थैंक यू।